Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated October 6th, 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को विजिट करना पड़ेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम में जो प्रोवाइड किए जाएंगे तो बेसिकली उनको सेग्रीगेट किया जाएगा इनटू GS1, GS2, GS3, GS4। इसके अलावा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको भी सेग्रीगेट किया जाएगा। एंड येस्टरडे आई शोड यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको PDF चाहिए इंडियन एक्सप्रेस की, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज इट वुड अमाउंट टू कॉपीराइट वॉलेशंस। बट मैं आपको हाईलाइटेड PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको एक स्पेसिमेन दिखाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली न्यूज़ का, तो यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन है प्लस यहाँ पर स्टैटिक पार्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि वो इंटरेस्टेड हैं, बट मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक पोल क्रिएट कर दिया है तो वहाँ पर जाकर आप अपनी वोटिंग को मार्क कर सकते हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करूँगी और इसकी कॉस्ट यहाँ पर जस्ट 100 रुपीज़ ही होगी पर मंथ। अब हम आज की न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है नो टॉक्स विद पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर अंडर 3 फैमिलीज सॉ 42,000 डाई। तो ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था 2019 में, तो यहाँ पर आर्टिकल 370 मेंशन है। सेकंड यहाँ पर गुपकार के बारे में मेंशन है। तो गुफ कराल एक न्यूलिथिक साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गुपकर मॉडल के बारे में बताया गया, तो आपको गुफ कराल पता होना चाहिए कि ये एक न्यूलिथिक साइट है। अब हम सेकेंड न्यूज़ पर चलते हैं। RSS चीफ टू प्रोग्रेस अलाउ विमेन इक्वल राइट्स फ्रीडम टू वर्क। जब तक यहाँ पर विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा वर्कफोर्स में, तो जो एफर्ट्स हैं कि हमें कंट्री को प्रोग्रेस कराना है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अंटिल विमेन्स इक्वल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इज इंश्योर्ड, एफर्ट्स एम्ड एट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए विमेन मार्केट में पार्टिसिपेट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन का बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि विमेन अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इसका मतलब ये है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर आपकी GDP को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू अस दैट वी लिमिटेड देयर स्फेयर ऑफ एक्टिविटी। और उसके बाद फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं और विमेन को जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया था उसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है। इन्वेडर्स चले गए लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस आज तक कंटिन्यू हैं। वी नेवर लिबरेटेड देम। फर्स्ट पेज पर बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। बॉर्डर्स ब्लर इन करतारपुर नहीं डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। बाकी हम चीतास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि नामीबिया से 8 चीता आए हैं, इसके अलावा 12 चीता साउथ अफ्रीका से आएंगे। साइंटिस्ट हु ब्रॉट चीतास टू इंडिया फाइंड्स नो प्लेस इन टास्क फोर्स। ये न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉमेंट में ये कहते हो कि मैं सारी न्यूज़ डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन अगर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम भी प्रेशियस है, मेरा टाइम भी प्रेशियस है। अब हम चलते हैं आगे। दिल्ली एयर क्वालिटी पुअर, ग्रैप मेजर्स किक इन। ग्रैप क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है तो यहाँ पर क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे? स्टॉपिंग ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ विद प्लॉट साइज ऑफ और अबव 500 स्क्वायर मीटर विच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड ऑन डस्ट मिटिगेशन मॉनिटरिंग पोर्टल्स। तो स्टेज 1 में यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटी स्मोक गन्स को लेकर गाइडलाइंस को इन्फोर्स किया जाएगा। अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर है तब क्या किया जाएगा? नॉट अलाउइंग कोल फायरवुड इन तंदूर सेट होटल्स, स्टॉपिंग यूज़ ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स एक्सेप्ट फॉर असेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज। अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर प्लस चला गया है तो क्या किया जाएगा? तो ये सब यहाँ पर मेंशन है। ऐसे आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेज 1 में क्या किया जाएगा, स्टेज 2 में क्या किया जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। TRS इज़ नाउ BRS। अभी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या पढ़ना है कि यहाँ पर नेशनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है और स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है।
तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम कर लिया है भारत राष्ट्र समिति, रिफ्लेक्टिंग द नेशनल एम्बिशंस ऑफ इट्स फाउंडर एंड चीफ के चंद्रशेखर राव। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ना है कि नेशनल पार्टी के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है और स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब हम चलते हैं आगे। IAS ऑफिसर्स इनिशिएटिव स्केल्स अप स्टूडेंट्स लर्निंग लेवल इन सांगली स्कूल्स। तो ये एक केस स्टडी है जो कि आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। इन नवंबर 2021 जब रिजल्ट्स आते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे के, द फिगर्स टुक 31-year-old IAS ऑफिसर जितेंद्र दूधी, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, बाय सरप्राइज, क्योंकि 1 in 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 couldn't आंसर बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू लैंग्वेज, और मैथमेटिक्स को भी ये नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे एज पर देयर एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेप लिया जाता है और स्टार्ट किया जाता है लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन सांगली। हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली असेस किया जाता है, प्रिपेयर किए जाते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू क्लास टीचर्स। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस किया जाता है कि फाउंडेशनल लैंग्वेज और न्यूमरेसी स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। टीचर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो यहाँ पर क्रिएटिव हों, मदर्स को इन्वॉल्व किया जाता है इन लर्निंग, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन द लास्ट 9 months, रीचिंग ओवर 1 lakh children, more than 5,500 teachers and 90 block level and district level cadre. The LIP has now completed over 6 months, और यहाँ पर रिजल्ट्स भी काफ़ी एस्टॉनिशिंग है। इन December 2021 ही कोलैबोरेटेड विद प्रथम फाउंडेशन, और यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट किया जाता है हर सिंगल स्टूडेंट का। सांगली इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हर स्टूडेंट को असेस किया जा रहा है फ्रॉम क्लास 1st to क्लास 8th। वी प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड सजेस्टेड इंटरवेंशंस। जनरली जब यहाँ पर टीचर्स को रेडीमेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेवल लो होता है। तो बेसिकली यहाँ पर टीचर्स को ये कहा गया कि वो अपना कंटेंट यहाँ पर डेवलप करें। वी डिसाइडेड टू यूज़ लोकल स्टोरीज। इसके अलावा मदर्स को इन्वॉल्व किया गया जो कि यहाँ पर वॉलंटियर्स बनी। तो ये केस स्टडी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। और जब यहाँ पर जुलाई 2022 में मिडलाइन असेसमेंट किया जाता है तो फाइंडिंग्स आर सच, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन grade 3 to 5 who are readers can read a grade 2 level text has gone up to 79%, और ये इंक्रीज हुआ है 9 percentage points का। नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल प्लंज। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा है कि जो भी आप यहाँ पर पोल प्रोमिसेस करोगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर आपने ये पोल प्रॉमिस किया है तो इसको आप कैसे फंड करने वाले हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करने वाले हो, आप यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करने वाले हो, या तो आप यहाँ पर एडिशनल बोरोइंग करने वाले हो, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्टेट और द सेंटर। तो ये आपको करना पड़ेगा एक्सप्लेन। अब ऑथर ने ये कहा है ये जो इलेक्शन कमीशन का स्टेप है ये है एक ओवर रीच। Article 324 of the Indian Constitution vests the superintendence, direction and control of elections to Parliament and state legislature and to the office of President and Vice President in the Election Commission. Over the decades, Election Commission ने खुद को री-एनर्जाइज किया है 1990s के बाद से। इलेक्शन कमीशन एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया की डेमोक्रेसी की। इसके अलावा लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन में कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर न्यूट्रल है और फेयर पोल मॉनिटर है। एंड द इमेंस रिस्पेक्ट दैट इट हैज़ गैदर्ड इज़ एज मच अ फंक्शन कि यहाँ पर क्या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी और के डोमेन में यहाँ पर एंटर नहीं होना है, तो फ्री बीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल डोमेन का काम है, ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। It rests often in the judgment calls taken on when to push forward and when not to cross the line into the domain of others। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इस प्रपोजल के बाद यही कर रही है, पॉलिटिकल डोमेन में यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। By and large, the Election Commission has shown admirable circumspection in the way it has interpreted its mandate under Article 324। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेटर लिखा कि आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप रिसोर्सेज को कैसे रेज करोगे टू फाइनेंस देयर पोल प्रॉमिसेस, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। In this case, quite literally so, Tuesday's letter is a disquieting departure from the position जो कि इलेक्शन कमीशन ने लिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ टाइम पहले ये कहा था इलेक्शन कमीशन से क्या इलेक्शन कमीशन यहाँ पर फ्रीबीज को रेगुलेट कर सकता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इट टू बिकम द आर्बिटर ऑफ वॉट इज़ और इजेंट अ रीजनेबल पोल प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ पर फ्रीबीज इर्रेशनल हैं। कौन सी फ्रीबी इर्रेशनल है, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो फ्रीबीज कैन हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड इक्विटी, और यहाँ पर फ्रीबी और इर्रेशनल ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है और इनके यहाँ पर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। इट एक्सप्रेस्ड
reluctance to wade into policy decision, जो कि यहाँ पर मैटर है बिटवीन द पार्टी एंड द वोटर. इट पोलाइटली एंड अगेन करेक्टली डिक्लाइंड कि ये पार्ट नहीं बनना चाहता है उस कमेटी का जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज की थी, जो कि यहाँ पर फ्री बीस के इशू को देखती. तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन इस कमेटी का पार्ट नहीं बनना चाहता है. नाउ इन द नेम ऑफ डिस्क्लोजर टू द वोटर, द इलेक्शन कमीशन सीम्स प्रिपेयर्ड टू कास्ट असाइड इट्स ओन लेजिटिमेट रिजर्वेशन. और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ले रहा है एक पॉलिटिकल प्लंज. कुछ टाइम पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रीबीज कल्चर के अगेंस्ट लोगों को वार्न किया था, सेइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कंट्री के लिए. श्योरली द इलेक्शन कमीशन नोज बेटर देन टू इंडेंजर इट्स ओन हार्ड वॉन क्रेडिबिलिटी बाय इंटरवीनिंग इन अ पॉलिटिकल मैटर. एज फॉर द डेंजर पोस्ड बाय फ्रीबीज, तो उसके लिए यहाँ पर लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वोटर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए. और चेक्स और बैलेंसेस को इंश्योर करने के लिए हमारे पास FRBM एक्ट भी तो है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फिस्कल डिसिप्लिन को एनकरेज करते हैं. तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल डोमेन में नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है. नेक्स्ट है डेक्कन ड्रीम्स. तो यहाँ पर TRS BRS बन गई है. तो ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि जो कांग्रेस ने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बाय द TRS. लेकिन TRS ऐसा कर पाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि TRS एक रीजनल पार्टी है. ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया है. नेक्स्ट है डियर अननोन फ्रेंड. Section 3G of the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act talks about women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situation. अगर यहाँ पर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो यहाँ पर women टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकती है 20 से 24 वीक्स में भी. अब ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि अगर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. फॉर एग्जांपल गुजरात में 2002 में राइट्स होते हैं, तो गुजरात में जो 2002 में राइट्स होते हैं ये यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज ही ना करे कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन द नेक्सस ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा एंड ब्यूरोक्रेसी एंश्योर्स अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ऑफिशियल डेटा. फॉर एग्जांपल ये कहा गया कि कोविड की वजह से तो कोई ऑफिशियल डेथ हुई नहीं, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कोविड की वजह से डेथ्स नहीं हुई थी. द जजमेंट एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ रेप टू मैरिटल रेप फॉर द MTP एक्ट. मैरिटल रेप अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं है. अगर सोसाइटी यहाँ पर मैरिटल रेप को मॉरल ऑफेंस की तरह ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 20 से 24 हफ्ते में जो यहाँ पर मैरिटल रेप से कंसीव किया है विमेन ने, तो वो भी यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकती है. अब बात ये है कि अगर सोसाइटी ही मैरिटल रेप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो वुमेन जाकर कैसे डॉक्टर को ये एक्सप्लेन कर पाएगी कि उसने यहाँ पर मैरिटल रेप की वजह से कंसीव किया है, इसीलिए वो यहाँ पर टर्मिनेशन कराना चाहती है. हाउ विल अ वुमेन कन्विंस डॉक्टर्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड बाय द SC's वर्डिक्ट. तो ये यहाँ पर ऑथर के क्वेश्चन है. तो यहाँ पर जो टर्नी है दैट इज ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू सिस्टम, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द लेजिस्लेटिव इंटेंट. हस्बैंड्स कैन यूज द लीगल रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और वो अपने स्पाउस को यहाँ पर वापस बुला सकते हैं. इन T Sarita versus Venkata Subbiah, the Andhra Pradesh High Court said that compelling a woman to have sexual intercourse deprives her of control over her own body. अब हम आगे चलते हैं. इज अ मैनिफेस्टो एंड IPO. नो मैनिफेस्टोज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं. तो अगर यहाँ पर किसी भी कंपनी को लिस्ट करना होता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो कंपनी को यहाँ पर अपने प्रॉस्पेक्टस को अप्रूव कराना पड़ता है बाय द मार्केट रेगुलेटर. तो कंपनी को यहाँ पर डिटेल्स बतानी पड़ती है कि कंपनी का क्या रेवेन्यू है, और कंपनी के यहाँ पर क्या प्रॉफिट प्रोजेक्शंस है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, और किस वजह से यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट हो सकते हैं. तो ये सब कुछ यहाँ पर कंपनी को बताना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर अगर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो है, तो क्या यहाँ पर पार्टी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि अगर हमने ये पोल प्रॉमिसेस किया है तो हम इसको कैसे फंड करेंगे? क्योंकि मैनिफेस्टो सिर्फ यहाँ पर पोल प्रॉमिसेस के बारे में नहीं होता, ये उस पार्टी का विजन बताता है कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है किसी पार्टी का. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज प्रपोजल आस्किंग पार्टीज टू क्वांटिफाई पोल प्रॉमिसेस एंड एक्सप्लेन द फंडिंग ऑफ दीज प्रॉमिसेस. तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि आपने तो उसको IPO जैसा बना दिया है. अ मैनिफेस्टो इज मच मोर देन जस्ट अ फ्यू प्रॉमिसेस. In a democracy, it is supposed to serve as a vision document with both subjective and objective elements.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डिबेट है वो तो चलती रह सकती है कि कौन सी फ्रीबीज यहाँ पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इज़ अ स्मॉल वेवर ऑन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ पुअर पर्सन इन डेली अ फ्रीबी? या तो यहाँ पर जो फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं टू ईच पुअर पर्सन अक्रॉस द कंट्री, क्या ये फ्रीबी नहीं है? वॉट अबाउट टेलीविजन सेट्स फॉर बीपीएल फैमिलीज जो कि तमिलनाडु में दिए गए थे बैक इन द टाइम ऑफ केबल टीवी, और फ्री इंटरनेट और अ मोबाइल हैंडसेट टू रीप द डिजिटल इंडिया एडवांटेज टुडे? बाइसिकल्स अगर यहाँ पर गर्ल्स को दी जा रही है और उसकी वजह से अगर उनका स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ जा रहा है, तो क्या आप इसको फ्रीबीज कंसिडर करोगे? तो ये जो डिबेट है ये तो चलती रहेगी। द डिबेट ओवर फ्रीबी पॉलिटिक्स डज नॉट एंड, और ये डिबेट होनी भी चाहिए, लेकिन ये डिबेट पॉलिटिकल डोमेन में होनी चाहिए, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। Just like other statutory institutions such as the Reserve Bank of India and the CAG and those not backed by laws such as Niti Aayog and the Finance Commission, it is not without reason that the Prime Minister ने यहाँ पर बात कर दी रेवड़ी कल्चर की कि जो फ्रीबीज है ये यहाँ पर हार्म पहुँचा रहे हैं, और फ्रीबीज के अनाउंस करके यहाँ पर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है। दैट इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो दूसरे पार्टी की यहाँ पर ये बताते हैं कि इनकी ये पॉलिसीज़ है और इसकी वजह से ये डेंजर हो सकता है। तो यहाँ पर आप वोटर्स को अवेयर कर सकते हो, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। इफ़ डेमोक्रेसी इज़ अ कॉन्टेस्टेशन ऑफ आइडियाज़, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वुड मीन कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो दूसरे के आइडिया को डिबंक करें एंड ड्रॉ द वोटर्स अटेंशन विद देयर ओन विजन। द प्राइम मिनिस्टर बेल्ट द कैट, लेकिन उसके बाद किसी बीजेपी लीडर ने कुछ नहीं बोला क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बैकलैश हो जाता, ऐसा ऑथर का कहना है। सो डिड द RBI, CAG एंड द नीति आयोग, ऑल ऑफ विच डील विद स्टेट्स एंड द सेंटर। RBI यहाँ पर रिलीज करता है रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस और यहाँ पर मैनेजेस द मार्केट बोरिंग्स ऑफ द स्टेट। फिर यहाँ पर जो CAG है वो ऑडिट करता है स्टेट फाइनेंसेस को और यहाँ पर जो भी डिस्क्रिपेंसीज उनको फ्लैग करता है। नीति आयोग यहाँ पर स्टेट्स के साथ काम करता है ऑन लार्जर मैक्रो पॉलिसीज। फाइनेंस कमीशन यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि टैक्स का डिवोल्यूशन कैसे होगा बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। बिसाइड्स ऑल दिस, उसके बाद है हमारे पास फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट विद सीलिंग्स की यहाँ पर कितना डेफिसिट हो सकता है। द इशू वॉज डिस्कस्ड इंटरनली बाई ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस बट नन थॉट इट वॉज देयर बिजनेस। फिर यहाँ पर फ्री भी डिबेट जाती है सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन रजिस्ट करता है कि यहाँ पर जो कमेटी बनाई जाए उसमें इलेक्शन कमीशन को उसका मेंबर नहीं बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर फ्री बीज कैन हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, इक्विटी, डिपेंडिंग कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या टाइम पीरियड है। तो ये एक प्रूडेंट कॉल था, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अब का प्रपोजल है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। नेक्स्ट है हाउस पैनल्स, देयर लीडर्स एंड रोल इन लॉ मेकिंग। तो रिवैम्प हुआ है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का, और यहाँ पर ऑपोजिशन को सिर्फ एक ही स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का चेयरपर्सन बनाया गया है। लेजिस्लेटिव बिजनेस तब शुरू हो जाता है जब बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोसेस लॉ मेकिंग का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और पार्लियामेंट के पास लिमिटेड टाइम होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिबेट होती भी है वो काफ़ी इनकन्क्लूसिव होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है हाउस कमिटीज़ के पास। Parliamentary committee is a panel of MPs that is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker, और जो कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर काम करती है। ये अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं टू द हाउस और टू द स्पीकर। पार्लियामेंट्री कमिटीज का ओरिजिन है इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 जो कि डील करता है विद द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, आर्टिकल 118 जो कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि पार्लियामेंट यहाँ पर रूल्स बना सकती है टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पर क्लासीफाई किया जाता है इनटू फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एडहॉक कमिटीज़। फाइनेंशियल कमिटीज़ इंक्लूड करता है एस्टिमेट्स कमेटी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फिर यहाँ पर 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है जो कि नंबर इंक्रीज हो गया था टू 24। इन कमिटीज़ में होते हैं 31 मेंबर्स, 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। एडहॉक कमिटीज़ को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है, जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो एडहॉक कमिटीज़ सीज टू एग्जिस्ट। पार्लियामेंट कैन हैव कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी विद अ स्पेशल पर्पस जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। तो प्रिंसिपल एडहॉक कमिटीज़ सेलेक्ट और जॉइंट कमिटीज़ होती हैं ऑन बिल्स, तो यहाँ पर जॉइंट कमेटी में दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। ऑल्सो ईदर ऑफ द टू हाउस कैन सेट अप अ सेलेक्ट कमेटी विद मेंबर्स फ्रॉम दैट हाउस। हाउ डू डिस्कशंस इन द कमिटी डिफर फ्रॉम दोज इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जब डिस्कशंस होते हैं तो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, टेलीकास्ट होता है, लेकिन जब यहाँ पर कमिटीज़ की मीटिंग्स होती हैं तो ये क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर कोई एमपी किसी भी पार्टी का हो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने जो भी उसका व्यू पॉइंट है, ओपिनियन है, वो यहाँ पर रख सकता है। द टाइम टू स्पीक ऑन अ बिल इज़ एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टी इन द हाउस, और यहाँ पर एमपीज़ को एडिक्वेट टाइम नहीं मिलता है
पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने व्यूज़ को रखने के लिए, भले ही वो एक्सपर्ट्स क्यों ना हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। कमिटीज़ आर स्मॉल ग्रुप्स इन दीज मीटिंग्स, और यहाँ पर हर एमपी को चांस मिलता है कि वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द डिस्कशन। पार्लियामेंट यहाँ पर मुश्किल से 100 दिनों के लिए मिलती है। कमेटी मीटिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट्स कैलेंडर। ऑल्सो यहाँ पर जो डिस्कशंस होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ऑफ कैमरा होते हैं, इसीलिए पार्टी एफिलिएशंस का कोई लेना देना नहीं होता है, और यहाँ पर जो एमपी होते हैं वो अपना ओपिनियन यहाँ पर रख सकते हैं। हाउ आर द कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पर चेयरपर्सन को कैसे चूज़ किया जाता है। तो 16 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ लोकसभा के लिए हैं और 8 हैं राज्यसभा के लिए। हाउ एवर एवरी कमिटी हैज़ मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड द राज्यसभा, विच आर हेडेड बाई मेंबर्स ऑफ दीज रिस्पेक्टिव हाउसेज। इसके अलावा स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं फॉर ईच हाउस, सच एज द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, प्रिविलेजेस कमेटी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच हाउस नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स टू दीज पैनल्स। मिनिस्टर एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर इलेक्शन और नॉमिनेशन टू फाइनेंशियल कमिटीज़ एंड सर्टेन डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज़। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ करते हैं टू रेफर अ मैटर टू अ कमिटी, जो कि यूजली वो यहाँ पर कंसल्टेशन से डिसाइड करते हैं विद द लीडर ऑफ द पार्टीज। द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ द कमिटीज इज ऑल्सो डन इन अ सिमिलर वे बाई कन्वेंशन। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उसके पास पोस्ट जाती है पीएसी के चेयरमैन की, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की, और जो कि अभी कांग्रेस के पास है। एन इन्विटेशन टू अपीयर बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इक्वलेंट होता है कोर्ट के सम्मन से। तो अगर यहाँ पर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन्विटेशन दिया है कि अपीयर होना है तो अपीयर होना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं आ सकता तो उसको अपने रीजंस देने पड़ेंगे, जो कि पैनल एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। हाउ एवर द चेयरमैन शुड हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, अगर वो यहाँ पर सम्मन करना चाहते हैं विटनेस को। हाउ इंपॉर्टेंट आर रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज, तो यहाँ पर जो कमेटी के रिकमेंडेशंस है वो मोस्टली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट इनका सिग्निफिकेंट वेट होता है। और इन द पास्ट गवर्नमेंट्स हैव एक्सेप्टेड सजेशंस जो कि कमिटीज़ ने दिए हैं, और उनको बिल में इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किन को दिया गया है, तो एक बार हम नाम देख लेते हैं, और किस काम के लिए दिया गया है, तो काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट है कैरोलिन बर्टोजी, सेकंड है मॉर्टन मेल्डल, थर्ड है के बैरी शार्पलेस। अब हम डिस्कस करते हैं। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग अर्ज अमंग साइंटिस्ट कि हम यहाँ पर नेचर से लर्न करें, नेचुरल प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करें, नेचुरल इन्वायरमेंट्स को यहाँ पर रिक्रिएट करें। तो नेचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और सस्टेनेबल मैनर में काम करता है। तो हम यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो नेचर को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, लेकिन नेचर को रेप्लिकेट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि नेचर यहाँ पर कमांड करता है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को। बट नेचर ऑल्सो हैज़ वास्ट रिसोर्सेज एट इट्स कमांड, जो कि यहाँ पर साइंटिस्ट के पास नहीं है। दैट इनेबलिंग एटमॉस्फेयर इज़ नॉट ऑलवेज ईजिली एक्सेसिबल टू ह्यूमन बींग्स विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिज़ायरेबल मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पर अगर उस पर्टिकुलर डिज़ायरेबल मॉलिक्यूल को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए वो एंजाइम्स होने चाहिए। अब उन एंजाइम्स को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ पर और ज़्यादा कॉस्ट को इनकर करना पड़ेगा। तो ह्यूमन बींग्स कैन रेप्लिकेट सम ऑफ दीज रिएक्शंस इन लेबोरेटरीज, पर उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वो एंजाइम होना चाहिए। बट फॉर दैट टू हैपन दे फर्स्ट हैव टू एक्सेस दोज एंजाइम्स। तो उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना ये एक अलग टास्क बन जाएगा। तो दिस इज टाइम कंज्यूम, और जिसकी वजह से वेस्टेज भी हो सकता है और कॉस्ट एस्केलेशन भी हो सकती है। तो इस ईयर का यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में, वो इसलिए दिया गया है, दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग केस कि हम यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन द लेबोरेटरी, जिसकी वजह से वेस्ट भी कम होगा और ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। क्लिक केमिस्ट्री इसको कहा गया है। अब इसको क्लिक केमिस्ट्री क्यों कहा गया है? क्लिक दीज डेज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द माउस क्लिक, लेकिन ये माउस क्लिक नहीं है। इस क्लिक का क्या मतलब है? द आइडिया इज दैट वाइल ट्राइंग टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग मॉलिक्यूल को देखना है जो कि रिएक्ट हो सकता है विद द अदर। इन अदर वर्ड्स कि हमें उन मॉलिक्यूल्स को देखना है जो कि आपस में फिट हो सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं विद ईच अदर, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, और इसको ही नाम दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री का। कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि उस पर्टिकुलर केमिकल के साथ कौन सा दूसरा केमिकल रिएक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर वेस्टेज कम होगा, एफिशिएंसी कम होगी। क्लिक केमिस्ट्री इज सो अपीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की गई है, विच यूजेज अ लॉट ऑफ नेचुरली अकरिंग बट इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स, एंड एवरी किलोग्राम ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ नियरली 25 to 100 किलोग्राम ऑफ केमिकल वेस्ट। तो हम इस वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? इट वॉज अ मॉडिफिकेशन टू अ केमिकल रिएक्शन जो कि 40 ईयर्स पहले हुई थी। दिस
रिएक्शन वॉज मेंट टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया गया क्लिक रिएक्शन का यूज़ करके। शार्पलेस डिस्कवर्ड दैट द यूज़ ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट एलिमिनेटेड द बाई प्रोडक्ट्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर वेस्टेज कम हो गया। तो बेसिकली ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ फिट हो रहा है जिसकी वजह से वेस्टेज कम होगी। बार्टोजी मेथड्स विच शी हैज़ रिपीटेडली रिफाइंड ओवर द ईयर्स, और ये प्रॉमिस शो किया गया है कि इससे एडवांस्ड कैंसर को भी ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कलेजियम सिस्टम, द वे इन विच जजेस अपॉइंट देमसेल्व्स। इट इज़ द वे जिसके थ्रू यहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। कलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से नहीं आया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है कलेजियम सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट के लॉ से नहीं आया, बल्कि ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी यहाँ पर होते हैं 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। हाई कोर्ट कलेजियम इज लेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। जो नेम्स रेकमेंड किए जाते हैं फॉर अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट कलेजियम, तो गवर्नमेंट के पास पहुंचने से पहले ये जाते हैं CGI एंड द SC कलेजियम, उसके बाद ये जाते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के पास। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा कम है। गवर्नमेंट यहाँ पर ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकता है, क्लैरिफिकेशन मांग सकता है, लेकिन कलेजियम अगर सेम चॉइसेस को रीइटरेट करता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती और गवर्नमेंट को यहाँ पर अपॉइंट करना ही पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर डिले कर सकती है अपॉइंटमेंट में, कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रही है। वॉट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर प्रेसिडेंट करेंगे, और यहाँ पर प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द हाई कोर्ट, जो कि उनको लगता है कि ज़रूरत है। फॉर अपॉइंटमेंट्स अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, तो कलेजियम सिस्टम इवॉल्व आउट ऑफ अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट जजेस केस होता है, सेकेंड जजेस केस होता है और थर्ड जजेस केस होता है। तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बात की, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमेसी ऑफ द CGI वॉज नॉट रियली रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैलेंस है वो टिल्ट हो गया इन द फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये कहना था कि जो टर्म कंसल्टेशन है, तो कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर कंकरेंस नहीं है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट है दे कैन कंसल्ट दीज फंक्शनरीज, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट को कंकर करना ज़रूरी नहीं है। फिर सेकंड जजेस केस होता है जहां पर कलेजियम सिस्टम को डिवाइस किया जाता है। द वर्डिक्ट इन दिस केस अकॉर्डेड प्राइमेसी टू द CGI, और यहाँ पर ये कहा गया कि कंसल्टेशन जो है इसका मतलब होगा कंकरेंस। द वर्डिक्ट सेड दैट द रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द CGI इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। बाद में यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कर दिया जाता है 4 सीनियर मोस्ट जजेस इन थर्ड जजेस केस। तो इट इश्यूड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर कंसल्टेशन का क्या मीनिंग है। एंड द क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कंसल्टेशन जो किया जाएगा तो उसमें सिर्फ CGI का ओपिनियन होगा या फिर और भी किसी का ओपिनियन होगा। तब यहाँ पर ये बताया जाता है कि CGI के साथ यहाँ पर 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस का भी ओपिनियन होगा। इन रिस्पॉन्स द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन 9 गाइडलाइंस, दिस हैज कम टू द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ द कॉलेजियम। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द CGI एंड इज 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स इंस्टेड ऑफ 2। तो यहाँ पर कलेजियम सिस्टम बताया गया है जिस तरीके से यहाँ पर जजेस खुद को ही अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, और यहाँ पर कलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। तो फर्स्ट जजेस केस में यहाँ पर जो टिल्ट है वो आ गया था एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है और प्रेसिडेंट अगर नहीं कंकर करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेकंड जजेस केस में यहाँ पर ये कहा गया था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड जजेस केस जो कि हमने डिस्कस कर लिया। बाकी हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर एक बार यहाँ पर रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं तो गवर्नमेंट एक बार ऑब्जेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम सेम रीइटरेशन किया जाता है बाय द कलेजियम तो गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम। नेक्स्ट वर्ड पेज पर न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम। ऑयल कट कॉम्प्लिकेट्स EU's प्लान टू पुट अ प्राइस कैप ऑन रशियन क्रूड सप्लाई। तो यहाँ पर G7 कंट्रीज़ का एक प्लान था कि जो रशिया का ऑयल है, जो रशिया यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर प्राइस कैप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल $40 पर बैरल। तो किसी को भी अगर रशिया से ऑयल खरीदना है तो वो इसी रेट पर खरीदेगा, इससे ज़्यादा रेट पर तो नहीं ही खरीदेगा। और अगर इससे ज़्यादा रेट के ऊपर खरीदेगा तो यहाँ पर जो वेस्ट है वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, ये सब यहाँ पर वेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगा कार्गो सर्विसेज के ऊपर। ये यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना था। लेकिन ये जो वेस्ट का प्लान है ये फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओपेक ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर ऑयल कट करेंगे।
करेंगे। जब ओपेक यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन को कट करेगा तो अपने आप ही मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे और रशिया का ऑयल यहाँ पर वैल्यूएबल हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन वॉज पुशिंग अहेड विद एन एम्बिशियस प्लान कि ये रशिया के ऑयल रेवेन्यू को यहाँ पर लिमिट कर देंगे, लेकिन ये जो वेस्टर्न एफर्ट है कि जो फंडिंग मिल रही है प्रेसिडेंट को, यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करके उसके ऊपर ये कर्व लगा देंगे, वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपेक ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर सप्लाई के ऊपर कम कर देंगे और यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देंगे। ओपेक एंड इट्स एलाइज इंक्लूडिंग रशिया अनाउंस्ड अ शार्प रिडक्शन इन क्रूड आउटपुट एट अ मीटिंग इन वियना, जिसकी वजह से सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने लगेगा। इट ऑल्सो कुड लेसन द चांसेस दैट मेजर नॉन यूरोपियन बायर्स यहाँ पर सुनने वाले हैं G7 कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना यहाँ पर सुनने वाला है G7 कंट्रीज़ की, अगर वो यहाँ पर प्राइस कैप लगाते हैं और ऐसे में मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाती है तो ऑफकोर्स प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो प्राइस कैप लगाएं उसका कोई इम्पैक्ट देखने को ना मिले। एस्टेरॉइड स्ट्रक बाई नासाज डार्ट लीव्स 10,000 किलोमीटर ऑफ ट्रेल। तो ये हमने डिस्कस किया था नासा का डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट विच हैज़ लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डेब्री। तो बेसिकली ये जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है इसने क्रैश किया था इनटू एन एस्टेरॉइड जिसका नाम था डाइडेमोस। क्यों यहाँ पर क्रैश किया था? तो बेसिकली यहाँ पर नासा डेमोस्ट्रेट करना चाहता था कि एस्टेरॉइड जो है अगर हम उसमें स्पेसक्राफ्ट को क्रैश कराएंगे तो जो ट्रेजेक्ट्री है एस्टेरॉइड की उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाउ न्यू EU डिजिटल सेफ्टी लॉ कंपेयर्स विद इंडियाज़ IT रूल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट किसका है, तो ये है यूरोपियन यूनियन का। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सोशल मीडिया कंपनीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, वो यहाँ पर जो कंटेंट है उसको मॉडरेट करें, तो इट विल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू यूजर्स एंड टू फंडामेंटल राइट्स ऑनलाइन। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उसके लिए ये लेकर आए हैं डिजिटल सर्विसेज एक्ट। इन फरवरी 2021 इंडिया ने यहाँ पर नोटिफाई किया था एक्सटेंसिव चेंजेस टू इट्स सोशल मीडिया रेगुलेशंस दैट वाज IT रूल्स। अब IT रूल्स में ये कहा गया था कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल मेटा एंड ट्विटर, इनको अपॉइंट करने पड़ेंगे की पर्सनल टू हैंडल लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट एंड यूजर ग्रीवांसेस। इसके अलावा इनको फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म पे अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक केस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हो रहा है तो उनको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर इस मैसेज का कौन है। तो व्हाट्सएप का बेसिकली ये कहना है कि हमारी तो यहाँ पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेटर कैसे बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने IT रूल्स के तहत ये कहा है कि इन सर्टेन केसेस आपको यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनीज हैव ऑब्जेक्टेड टू सम ऑफ द प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ने ये कहा था कि केस भी फाइल किया था, ऑल्सो हैविंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अ रिक्वायरमेंट विच मैंडेट्स इट कि यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज को बताना पड़ेगा और ये यहाँ पर व्हाट्सएप की गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। ये सब यहाँ पर व्हाट्सएप का कहना था। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एन ओवरहॉल और हम यहाँ पर IT एक्ट 2000 को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्रिएट किया गवर्नमेंट बैक्ड ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज़, जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिसाइड करेंगे रिगार्डिंग की कंटेंट को कैसे मॉडरेट करना है। उस डिसीजन को ये रिव्यू भी कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं गवर्नमेंट बैक्ड अपीलेट कमिटीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर वही ओपेक वाली जो न्यूज़ हमने डिस्कस की उसी का एक्सटेंशन है। तो ओपेक प्लस एग्रीड कि ये यहाँ पर डीपेस्ट कट करेंगे ऑयल प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्केट में सप्लाई हो जाएगी कम। तो यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस जो $90 पर बैरल हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। US प्रेसिडेंट जो बाइडन इज कॉलिंग ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कांग्रेस की यहाँ पर जो US का एनर्जी प्रोडक्शन उसको बूस्ट करने की कोशिश की जाए और जो ओपेक का कंट्रोल ओवर एनर्जी प्राइसेस उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। और बेसिकली यहाँ पर जो US है उसने ये डिसाइड किया है कि जो इनके नेशन के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनसे ये ऑयल को रिलीज़ कर देंगे कि मार्केट में यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए और जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ना बढ़ें। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। 7:30 to 8 PM मैं यहाँ पर डाउट सेशन लेती हूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।